तो आज जो हम बात करेंगे फैमिलीज के बारे में। कुछ जो है वो बहुत कंट्रोलिंग होती हैं। लाइफ हमारी स्टार्ट ही फैमिली से होती है। एवरी फैमिली हैज लव बट नॉट एवरी फैमिली नोज इमोशनल एक्सप्रेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से इस थर्सडे की इवनिंग आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बड़ा अलग सा टॉपिक है। मतलब अमूमन लोग इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते। तो आज जो हम बात करेंगे फैमिलीज के बारे में, है ना। हम सभी अलग अलग फैमिलीज में हैं। फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, और उन फैमिलीज में रहते हुए हम किस तरह से इमोशनली अपने आप को सरवाइव करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को मैनूवर करते हैं, इमोशनली स्टेबल रहते हैं। ठीक है। तो जब हमने फैमिली नाम बोला तो सबके अंदर ना एक अलग पिक्चर बनती है ना। किसी के अंदर एक इमोशनली स्टेबल वाली पिक्चर बनती है और किसी के अंदर एक इमोशनल ओवरलोड सा हो जाता है। कोई बहुत वार्म सी फीलिंग किसी के अंदर होती है और कोई जो है वो बहुत ज्यादा सोच के थोड़ा परेशान सा हो जाता है। अब होता क्या है कि सारी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती, है ना। सब फैमिलीज अलग अलग होती हैं। प्यार भी सब फैमिली में होता है, पर प्यार का एक्सप्रेशन सब फैमिली में हो ये भी जरूरी नहीं है। कुछ घर तो इमोशनली सेफ होते हैं, है ना, वहां पे थोड़ी इमोशनल सेफ्टी सबको मिलती है। बट कुछ घरों में फाइनेंशियली तो वो बहुत ज्यादा साउंड होते हैं, पैसा वैसा बहुत होता है, बट इमोशनली कोल्ड होते हैं वो घर। वो फैमिलीज इमोशनली कोल्ड होती हैं। कुछ जो है वो बहुत कंट्रोलिंग होती हैं, कुछ बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली केओटिक होती हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंट और शांत होती हैं। तो हम ये देखेंगे आज की फैमिली तो हम चूज नहीं कर सकते, लेकिन जिस भी फैमिली में हम हैं उसमें रहते हुए किस तरह से हम अपने आप को इमोशनली सरवाइव कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। होता क्या है कि हम फैमिली तो यूनिट है ना। लाइफ हमारी स्टार्ट ही फैमिली से होती है। जब हम यूनिट में ही एडजस्ट नहीं कर पाते, जब हम यूनिट में ही खुश नहीं रह पाते, तो हम आगे जो बाहर की लाइफ है उसमें डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि अंदर से डिस्टर्ब्ड अगर हैं तो बाहर की जब हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो वहां पे भी हम एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आज हम ये देखेंगे, पहला पार्ट जो है, एवरी फैमिली हैज लव बट नॉट एवरी फैमिली नोज इमोशनल एक्सप्रेशन। सारी फैमिली में लव होता है, ये हम मान के चलते हैं, बट सबको इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करना था अपने आप को। इंडियन फैमिलीज में क्या होता है ज्यादातर, भाई एजुकेशन अच्छी दे दो बच्चों को, खाने पीने का ध्यान रखो, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी निभाई जाती है इंडियन फैमिलीज में, लेकिन सुनना ज्यादा नहीं है, वल्नरेबल होने नहीं दिया जाता, है ना। हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता, और इमोशनल वैलिडेशन, इमोशंस का एक्चुअली पता ही नहीं होता। ज्यादातर घरों में इमोशंस को सब लोग लग्जरी समझते हैं। लग्जरी माने वो चीज जो सबको आसानी से नहीं मिलती। तो वहां पे इमोशंस को एक्सप्रेस करना ना, वो आता ही नहीं उन लोगों को। उन लोगों को हर स्थिति में आप क्या सॉल्यूशन दिया जाता है, यही कि स्ट्रांग बनो, हर चीज का जवाब स्ट्रांग बनो। तो ये सारी चीजें होती हैं। खाना पीना दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाई जाएंगी, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आपको सुनने वाला नहीं, आपको इमोशनल स्पेस नहीं दी जाती। ये सब नहीं पता उनको, इमोशनल अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। तो पुरानी जनरेशन्स तो बिल्कुल सर्वाइवल मोड में रहती थी। वो सच में सर्वाइवल मोड में रहती थी। मतलब हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, सोचो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सर्वाइवल मोड में रहते थे, क्योंकि उन लोगों को ये सब चीजें नहीं थी। इमोशंस तो लग्जरी थे ही, उनको तो पता ही नहीं होता था कि अच्छा इमोशंस भी एक्सप्रेस करने होते हैं। वल्नरेबल होने नहीं दिया जाता था, हर बात में बोला जाता था नहीं वीक नहीं स्ट्रांग बनो। कुछ पता ही नहीं, इसके अलावा तो उनको कुछ पता ही नहीं होता था। इसलिए कई पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर प्यार नहीं है, पर उनको इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता, सीखा ही नहीं, किसी ने उनके साथ किया ही नहीं इस तरह का व्यवहार, तो उनको कहां से आएगा।
और हम पेरेंट्स को हमेशा गलत समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कि कितनी तरह की फैमिलीज होती हैं। डिफरेंट तरह की फैमिलीज देखते हैं, बट उसके पहले किसी भी पेरेंट के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है उसको टॉक्सिक कभी मत समझिए, अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो। क्योंकि प्यार उनके अंदर है। आपको कहीं कोई क्षति पहुंचाता है, कोई कहीं आप हर्ट होते हो, कुछ होता है। जैसे कोई पेरेंट है, कोई मदर है, बहुत गुस्सा करने वाली है, ठीक है। बच्चे को चोट लगती है तो आप देखोगे वो बच्चे को पलट के एक अपनी तरफ से भी देती है। क्यों गया था खेलने बाहर, वहां पे ठीक से क्यों नहीं खेला? बच्चा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि एक तो मेरी चोट लगी है, वो रोते रोते चुप हो जाता है, सोचता है कि ये क्या हुआ, मुझे क्यों मार पड़ रही है। वो इसलिए कि उसके अंदर प्यार है माँ के अंदर, और वो इतनी घबरा गई कि मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हो गई, है ना। तो उसका वो प्यार बताने का तरीका गलत है। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्यार होता है, बट उनको आता ही नहीं है इमोशंस को एक्सप्रेस करना। उल्टे सीधे तरीके से कर देते हैं, चिल्ला देते हैं कभी। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज कितने तरीके की होती हैं। तो जो पहली फैमिली है, इमोशनली सपोर्टिव फैमिली, जो जिनके बीच में बड़ा हेल्दी कम्युनिकेशन होता है, हर बात पे बहुत अच्छे से सुना जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सब कुछ होता है। जब गलतियां होती हैं तो उस पे बेइज्जत नहीं करते, है ना, कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने ये कर दिया, ये सब नहीं है। मिस्टेक्स पे कोई इंसल्ट नहीं मिलती, और हर चीज की हेल्दी कम्युनिकेशन होती है, बताया जाता है हर चीज। फीलिंग्स की स्पेस दी जाती है। अगर कोई नाराज है, हम लोग क्या क्या होता था, अगर नाराज हो गए तो उल्टी और डांट पड़ती थी और मार पड़ती थी कि अच्छा तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमसे नाराज हो, है। तो फीलिंग्स को कोई स्पेस ही नहीं दी जाती थी। लेकिन जो इमोशनली सपोर्टिव फैमिलीज हैं उनमें फीलिंग्स को स्पेस दी जाती है। और कंपैरिजन या तो ना के बराबर होता है, या होता ही नहीं है कंपैरिजन। ये वो फैमिली है जो बहुत अच्छे से सारी चीजें शेयर करना, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीजें आपस में शेयर कर रहे हैं, है ना। और स्पेस भी दे रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये बच्चा नाराज है तो उसको स्पेस देते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद ठीक होके आ जाएगा, तब हम बात कर लेंगे। वरना हम लोगों की फैमिली में तो सर पे जाके खड़े होके कि मतलब तुम्हारी ये मजाल की, तुम्हारी ये जरूरत कि तुम जो है हमसे नाराजगी दिखा रहे हो, मतलब किससे तुम नाराजगी दिखा रहे हो। तो हम लोगों की तो फैमिली ऐसी थी, मेरे खुद की फैमिली ऐसी थी। तो ये वाली चीजें हम लोगों के टाइम पे होती थी। दूसरी फैमिली जो होती है, बट ये फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं ना, वो इमोशनली कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, होंगे ही, है ना। एक हेल्दी रिलेशनशिप मिल रही है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं है, फीलिंग्स को स्पेस दिया जा रहा है, तो फिर वो बच्चे इमोशनली कॉन्फिडेंट होते हैं। इन घरों के बच्चे इमोशनली कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरी फैमिली आ जाती है कंट्रोलिंग फैमिली, जहां पे समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी इंपॉर्टेंट है तो सोसाइटी में कहीं कुछ हमारी फैमिली का कुछ ऐसा लूप होल सोसाइटी में ना पता चल जाए, हमारे बच्चे ही कुछ इस तरह की चीजें ना कर दें, या हमारे घर की चीजें बाहर ना जाने, वो एक मास्क लगा के रखते हैं एक। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो बहुत कंट्रोल करके रखते हैं फैमिली को। कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, बाहर चीजें पता चलने लगेंगी। तो लोग क्या कहेंगे, इस फैमिली में ये सारी चीजें बहुत है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। फ्रीडम बहुत कम दी जाती है, किसी चीज की फ्रीडम नहीं दी जाती कि भाई अगर बेटी को पिकनिक पे जाना है, स्कूल एक्सकर्शन पे जाना है, तो अगर वो कह रही कि सब लोग जाने तो मुझे जाने दो। और वो इस तरह का नेबरहुड है, इस तरह का मोहल्ला है जहां पे इस तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं भाई लड़कियों को इतने बजे के पहले ही घर आ जाना चाहिए, बाहर ज्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये फैमिली कंट्रोल करेगी। अपने बच्चे के फीलिंग्स को ऑनर ना करते हुए लोग, जो बाहर के लोग, जो समाज है, उनके हिसाब से अपनी फैमिली को कंट्रोल करेगी। डिसीजंस इम्पोज किए जाते हैं। जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग में रोल तो कुछ नहीं होता, चाहे वो मतलब क्या पहनना है से लेकर क्या खाना है,
ठीक है, किसके साथ दोस्ती करनी है, ये सारे डिसीजंस भी पेरेंट्स लेते हैं बच्चों के लिए। ये ठीक नहीं है, इसके साथ आज से दोस्ती बिल्कुल बंद, इतने बजे घर आ जाना है, ये बिल्कुल भी ये तुम्हारे पर ठीक नहीं लग रहा है, ये कपड़े आज के बाद नहीं पहनने हैं, है ना। और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अगर कहा कि ये चीज कर ले या ये, तो वो डिसीजन बच्चों के हाथ में नहीं होता, फिर वो पेरेंट्स के हाथ में होता है। तो डिसीजन भी लेने की फ्रीडम नहीं होती, किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं होती, उल्टा और डिसीजंस इम्पोज किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं। और कंट्रोल करने के लिए एक और हथकंडा अपनाया जाता है, गिल्ट फील कराया जाता है, गिल्ट ट्रिप पे ले जाया जाता है। हमने इतना किया तुम्हारे लिए, सुबह से उठकर रात तक हम लगे रहते हैं, खटते रहते हैं काम में, और तुम लोगों को ये है। तो क्या होता है, इस तरह के घर के बच्चे क्या होते हैं, पीपल प्लीजर्स बनते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, गिल्ट में रहते हैं हमेशा वो, कि अरे नहीं ये नहीं करेंगे यार, ये करेंगे तो फिर घर में मम्मी को दुख होगा, पापा को दुख होगा, वो दुख हम नहीं दे सकते, उन्होंने इतना किया है हमारे लिए, है ना। और बाहर से उनको बहुत अप्रूवल चाहिए होता है, वैलिडेशन मांगेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का तो उनको फ्रीडम दी ही नहीं गई थी, उनकी आदत ही नहीं पड़ी किसी बात की डिसीजन, तो वो अपने ही डिसीजंस में शेकी रहेंगे, बाहर से अप्रूवल लेते रहेंगे। ये देखो, यहां तक कि कपड़ों में भी, कपड़े पहने हैं, चाहे वो एक लड़की है जो इस तरह के कंट्रोलिंग परिवार से आई है, लेकिन वो शादी के बाद भी घर में कुछ भी पहनेगी तो पूछेगी 10 बार कि मेरे ऊपर ठीक लग रहा है, ये कलर मेरे ऊपर ठीक लग रहा है, ये ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। समझ रहे हैं, वो अप्रूवल, और वो हर किसी को खुश करने में लगी रहेगी, क्योंकि वो जिस घर से आई है वहां पे कंट्रोल बहुत था, मिस्टेक्स अलाउड नहीं थी। तो उसको अटेंशन किसी की पाने के लिए, पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए, पेरेंट्स से प्यार पाने के लिए, उसको बहुत ज्यादा उनको मतलब अपने को परफेक्ट दिखाना होता था, कि गलतियां ना हो मुझसे। आपको पता है, एक शैडो भी होती है परफेक्शनिज्म की। ये जो लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं ना, ये एक शैडो है। ये शैडो इसी तरह की फैमिली से चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, जब उसकी जरा जरा सी गलतियों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, और फिर उसको लेके इतना खींचा जाता है, और उसको इतना सुनाया जाता है कि धीरे धीरे वो गलतियां करने से डरने लगता है, कोशिश पूरी करता है कि मुझे परफेक्ट रहना है, परफेक्ट रहना है, और यही चीज उसकी शैडो बन जाती है। तो जो लोग परफेक्ट दिखते हैं ना, हम भी थे, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, मतलब काफी कम कर दिया। तो परफेक्ट रहना, कि कुछ मतलब सब चीज परफेक्ट हो, कहीं कोई गलती ना हो, और हमको क्या लगता था, अरे वाह परफेक्ट होना कितनी अच्छी चीज है। नहीं, अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको इम्परफेक्ट होना बनता है। मतलब ये नहीं कि पूरा इम्परफेक्ट हो गए, लेकिन इस चक्कर में मत पड़िए कि आप परफेक्ट होंगे, क्योंकि ह्यूमन अगर है तो आपसे एरर होगी, होनी भी चाहिए, गलतियां होनी चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। इस घर के बच्चे जो कंट्रोलिंग फैमिली के बच्चे होते हैं, उनके अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, हमेशा सेल्फ वर्थ लो रहती है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों से समझते हैं ना, दूसरा जो बता देगा उसी के हिसाब से फिर वो करते हैं। तो तीसरी तरह की जो फैमिली होती है, अब इस तरह की फैमिली में ना एडजस्टमेंट चाहिए, ये बताया जाता है कि आप एडजस्ट करिए। इस तरह की अगर कंट्रोलिंग फैमिली है, उसमें आप रेस्पेक्ट तो दीजिए, बट अपनी आइडेंटिटी को क्रश मत कर दीजिए, उतना ही मानिए, और उसके बाद आप एक्सप्रेस कर दीजिए कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता या कर सकती। एक्सप्रेशन जरूरी है। फिर आती है इमोशनली डिस्टेंट फैमिली। इस तरह की फैमिली में प्रैक्टिकल बातें खूब होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई जाती हैं, पर इमोशनल क्लोजनेस नहीं होती, इमोशंस डिस्कस ही नहीं किए जाते। सबको डर होता है ये वल्नरेबल ना हो जाए, इमोशंस नहीं डिस्कस किए जाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी पूरी की जाएंगी, बड़े प्रैक्टिकल होंगे वो लोग हर बात में। ऐसे घरों में इमोशंस डिस्कस नहीं होते, तो बच्चे कैसे होते हैं, वो इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, कि वो किसी से कुछ भी उनके साथ हो रहा हो वो बताते नहीं, वो अपने अंदर अंदर रखते हैं।
इसको बोलते हैं इमोशंस को सप्रेस करना। उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पूरी तो की जाती थी, बट वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ना फादर के साथ ना मदर के साथ, शायद सिबलिंग्स के साथ भी नहीं, भाई बहन के साथ भी नहीं। तो इमोशंस को अपने अंदर रखना आ गया। जब आप इमोशंस को बहुत अपने अंदर रखने लग जाते हैं तो आप, एक टाइम आता है जब बहुत अकेला फील करते हैं लाइफ में। जो लोग इमोशंस को सप्रेस करते हैं अंदर, और जिनके पास कोई नहीं होता जिनके साथ वो इमोशंस अपने बाहर निकाल पाए, आप ये चीज ध्यान देना कि आप एक दिन बहुत अकेला फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, अंदर रखना शुरू कर देते हैं। वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। ऐसे होते हैं ना लोग, कहीं पे वल्नरेबल हो गए, कहीं पे रो पड़े, तो वो एकदम से डर जाएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपनी बेइज्जती कर दी। क्योंकि इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया बचपन में कि वल्नरेबल भी हो सकते हो। कभी गुस्सा आ गया किसी चीज पे, तो उसके बाद वो इतने ज्यादा पशेमा हो जाएंगे, इतने ज्यादा उनको खराब लगेगा कि वो एक दो दिन तक तो उस इंसान के सामने ही नहीं जाएंगे। ये चीजें होती हैं। तो ये उन लोगों को होता है जहां पे वल्नरेबिलिटी नहीं सिखाई गई। देखिए, वल्नरेबल होना अच्छे इमोशनल हेल्थ की निशानी है। रो लिया करिए जब रोना आए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि किसके सामने रो दिए, कोई बात नहीं। कोई क्या सोचता है, इसका ठेका लेना बंद करना पड़ेगा, वरना हम अंदर अंदर सप्रेस करते करते घुटते जाएंगे। और परफेक्ट कोई नहीं होता है, ये बात आपको जो जज करने वाले लोग हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। सो बाहर के जजमेंट का तो ना बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि बाहर क्या कोई सोचता है आपके बारे में, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको रोना आ रहा है, वो पूरी भीड़ है, सब है, आपको रोना आया, आप रो दिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं। अंदर से लोनली फील करते हैं। अब आती है चौथी फैमिली, जो कि बहुत केओटिक फैमिली है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड फैमिली है। वहां डेली झगड़ा होगा, खाना एक बार को ना खाएं, झगड़ा बिना कहे तो वो सो नहीं सकते, होगा ही होगा। और वहां पता है सारे एकदम नर्वस सिस्टम उनका अलर्ट मोड पे होता है, एंटीने ऐसे रहते हैं, ऐसे कहीं से कोई बात तो नहीं आई, तपाक से लड़ना है, चिल्लाना है, चीखना है। और ये फैमिली बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। क्यों, आपको पता ही नहीं है, इस तरह की फैमिली से आप बात करोगे तो वो कब उखड़ पड़ेगी आपको पता ही नहीं। तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल फैमिली होती है, खतरनाक होती है ये फैमिली इस तरह की। इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो रहती है, क्योंकि भाई इमोशंस तो बिल्कुल, इसको इमोशनल स्टेबिलिटी तो कहते नहीं है जब आपके इमोशंस के ऊपर आपका कोई रेगुलेशन ही नहीं है। हर कोई चीख चिल्ला रहा है, हर कोई, सभी चिल्ला रहे हैं, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। ये भी परवाह नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, वो अगला बंदा सुन भी रहा है कि नहीं। दोनों टॉप लेवल की, अपने टॉप ऑफ द वॉइस पे चिल्लाएंगे, उसमें तीसरा भी आ जाएगा चिल्लाते हुए, वो भी जुड़ जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ पे सिर्फ शाउटिंग होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और इस तरह के लोग बड़े, इनका नर्वस सिस्टम ना बड़ा अलर्ट मोड पे रहता है हमेशा, क्योंकि किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, मुझे जवाब जो देना है चिल्लाकर, वो वाली चीज। तो ऐसे घरों के बच्चे जो है ना, आ, उनके कोई थॉट अंदर आ जाता है ना, वो जल्दी निकाल नहीं पाते, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो अलर्ट मोड पे रहता है ना। तो ओवर थिंकर्स बन जाएंगे, एंजाइटी की उनको बहुत प्रॉब्लम रहेगी, और हाइपर विजिलेंट रहेंगे। उनको साइलेंस भी कभी हो जाएगा ना घर में, तो उसका भी डर हो जाएगा कि ये साइलेंस क्यों हो गया घर में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और हाइपर विजिलेंट तो इतने हो जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। ये बच्चों की बात हम कर रहे हैं, बड़े तो लड़ रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तो ये हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं बच्चे, एंजाइटी उनको इतनी होने लगती है, उनको लड़ाई का डर होने लगता है, वो इतने नर्वस सिस्टम उनका इतना अलर्ट रहता है। अब आती है ओवर प्रोटेक्टिव फैमिलीज, जो कि कहीं ना कहीं अननोइंगली मैंने अपनी खुद की फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव बनाई थी। इस बात को मुझे
आपके सामने एडमिट करने से कोई शर्म नहीं है। मेरी फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव थी, हमने खुद ने बनाई थी। मुझको डर लगता था कि मेरे बच्चों को कुछ कुछ ऐसा हो ना जाए, तो मेरा इंटरफेरेंस बहुत था, हर चीज में था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करो नहीं, या अभी इतने बजे नहीं जाना है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करके जाओ। समझ रहे हैं ना? ओवर प्रोटेक्शन। वहां पे क्या होता है, प्यार बहुत ज्यादा है पर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ये साइकिल से जा रहा है रास्ते में, पता नहीं ठीक से चलाएगा कि नहीं चलाएगा, ट्रस्ट इशू। ओवर वरिंग, थोड़ी देर हो जाए तो फिर वो शुरू हो जाता था दिमाग कि पता नहीं कहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, शंटिंग करना शुरू। डिसीजन भी नहीं बच्चों को लेने देते थे, खुद ही डिसाइड करते थे उनके लिए। यहाँ पे पेरेंट्स एक्सेसिव प्यार जब करते हैं तो वो ना बच्चों को प्रोटेक्शन इतना देने लगते हैं कि बच्चों की ग्रोथ रुकने लगती है। इस तरह के बच्चे आगे जाकर अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते, बड़ा लड़खड़ाते हैं। और मैंने अपने बच्चों में ये चीज देखी, किया धरा मेरा, ओवर प्रोटेक्ट किया मैंने। कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या है, सबकी खबर मुझे होनी चाहिए। आया ये मेरे बचपन से ही है ये सारी चीजें। मेरी ओवर प्रोटेक्टिव फैमिली नहीं थी, लेकिन मेरी इस तरह की थी कि जहां पे हम वल्नरेबल नहीं हो सकते, कंट्रोलिंग टाइप्स फैमिली, आप समझ सकते हो, उस तरह की थी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो ये मिला मिला, लेकिन हम अपने बच्चों को पूरा प्यार देंगे, पूरा ध्यान देंगे, पूरी केयर देंगे, पूरी अटेंशन देंगे। और कोई भी चीज जब एक्सट्रीम में होती है तो वो गलत हो जाती है, इस बात की नॉलेज मुझे नहीं थी। जब मेरे बच्चे बड़े हुए और वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते थे, लड़खड़ाते थे, डिसीजन मेकिंग उनकी उतनी नहीं हो पाती थी, उनसे गलतियां होने लगती थी, तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने ओवर प्रोटेक्ट करा उन लोगों को। क्योंकि बच्चों को डिसीजन मेकिंग के लिए छोड़ना चाहिए, उनके छोटे छोटे डिसीजंस उनको बनाने दीजिए। मिस्टेक्स करते हैं, कोई बात नहीं। मुझे ये लगता था कि मेरा बच्चा मिस्टेक करेगा तो वो मिस्टेक करने के बाद उसको वो हर्ट ना हो, वो दुख ना हो, तो लाओ मैं ही उनको पूरा प्लेटर बना के दे दूं। ये गड़बड़ मैंने की, पर टाइम लगा। क्योंकि बच्चे जब कोई चीज सीख के बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अनलर्न करने में और दूसरी चीजें लाने में, क्योंकि तब तक तो वो कॉलेज में बाहर आ जाते हैं ना सबके सामने, और जब कॉलेज में वो सबके सामने पड़ गए तो फिर वहां पे दिक्कत आने लगती है। क्योंकि बाकी बच्चों में वो चीज नहीं दिख रही होती जो उन्होंने देखा है। बाकी बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट हैं, स्किल स्मार्ट हैं, सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, और हमने तो बच्चों को कर करके दिया है, हमने तो जैसे आंसर्स बना बना के दिए हैं। तो बाद में मेरे बच्चों को भी स्ट्रगल करनी पड़ी और मुझे भी मेहनत करनी पड़ी। पर आज हम इस स्टेट में हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली इमोशनली स्टेबल फैमिली है। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम किसी भी टाइम सीख सकते हैं, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लाइफ की कोई भी स्टेज हो, कोई भी एज हो, अगर गलतियां हुई हैं तो उसको एक्सेप्ट करके और सीखना जरूर चाहिए। फिर आती है कंपैरिजन बेस्ड फैमिलीज। ये तो सेल्फ वर्थ बिल्कुल बच्चों का खत्म कर देती है। शर्मा जी के बेटे को देखा, कितने 98% मार्क्स हैं, और तुम्हारे? अपनी फ्रेंड को देखो, उसको कितना घर का काम आता है, सुबह से लेकर वो रात तक सारी चीजें इतने अच्छे से करती है, और तुम अपने को देखो। ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी हम आपको ये बता रहे हैं, अदरवाइज भी बता रहे हैं। अगर आपके साथ आप बड़े हैं, बट अगर हमने आपके साथ भी कंपेयर करा ना किसी को, आपको कितना बुरा लगेगा।
और अगर ये कंपैरिजन आप बार बार करते रहे, आज इसके साथ अगर हम कर दें, आप लोगों के साथ आज इस किसी के साथ कंपेयर किया, आज नैना को माधुरी के साथ कंपेयर किया, फिर संजीता के साथ कंपेयर किया, अरे नैना सोचेगी क्या है यार मेरे में सच में, उसकी वर्थ तो डाउन हो जाएगी, सेल्फ वर्थ तो उसकी चली ही जाएगी। तो कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है, कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसी तरह हर बच्चा अलग है, हम सब अलग हैं, हमारी कैपेबिलिटीज अलग हैं, हमारी इमोशनल कंडीशनिंग अलग हुई है। दो पेड़ हैं सपोज करिए, एक पेड़ जो है वो बिल्कुल खुले में एकदम अच्छी धूप मिल रही है उसको, सब कुछ अच्छी हवा, अच्छी धूप, पानी वानी सब अच्छे से, और दूसरा पेड़ एक कमरे में रखा गया है जिसमें हल्की सी रोशनी आती है, उतनी हवा भी नहीं, स्टेल है वगैरह। तो वो दूसरा वाला पेड़ तो वीक हो जाएगा ना। तो क्या ये पेड़ की गलती है? नहीं, ये एनवायरनमेंट की गलती है, जो एनवायरनमेंट उसे दिया गया। हम पेड़ को देख के जज करने लगते हैं, हम सबकी आदत ना, हम सच बता रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, खुद की बात भी हम कर रहे हैं, हम सब लोग ना यूं जज करते हैं, जज करने में बहुत माहिर हैं हम, पर हमें कोई जज कर ले तो हमें कितना खराब लगता है। हम प्रोडक्ट को जज कर रहे हैं। देखिए, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, चाहे वो आपकी हो मेरी हो, दो चीजों से मिलकर बनी है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। अब जेनेटिक्स पे तो देखिए बहुत कंट्रोल नहीं होता भाई, आपके पेरेंट्स के नाक नक्श आप पे आएंगे, हाइट वगैरह ये सब, हाँ वेट का थोड़ा होता है कि वेट का तो हम कर सकते हैं, बट वेट का भी कभी कभी आ जाता है, फैमिली में अगर कोई चीज चली आ रही है तो वो भी चीज हो जाती है। तो जेनेटिक्स में तो बहुत वो नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स किस तरह के हैं, आपके रिश्तेदार किस तरह के हैं, आपके दोस्त किस तरह के हैं, आपके नेबरहुड किस तरह का है, इन सब का बहुत फर्क पड़ता है कंडीशनिंग में। अब अगर कोई ट्विन बच्चे भी ले ले, हैं वो सेम फैमिली के, एक ही घर के बच्चे हैं, लेकिन कुछ तो जीन्स भी डिफरेंट होंगे ही, जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम जीन्स आ गई हो, वो थोड़ा ही होता है उसका। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, वो दोनों दो अलग सेक्शन में अगर हैं, तो होता क्या है, सपोज करो एक सेक्शन में जो बच्चा है उसके, वहां जो बच्चे हैं वो थोड़े शांत स्वभाव के हैं, थोड़े इमोशनली सेफ वाली फैमिली के हैं, दूसरे में वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रोलिंग इस तरह की फैमिली के, तो बच्चों पे तो असर आएगा ही आएगा। अब क्या होता है, आपके ट्विंस भी दोनों अलग अलग बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों की इमोशनल कंडीशनिंग डिफरेंट हो रही है। फिर आपको लगेगा ये तो ऐसा, मतलब ये तो ट्विंस हैं, ये ऐसा है और वो वैसा क्यों नहीं है, ये इतना ज्यादा वीक और इतना, क्या बोलते हैं, इमोशनली इतना वीक है, और ये उतना ही इमोशनली स्ट्रांग है। तो ये हो कैसे रहा है, ये उस कंडीशनिंग से हो रहा है। तो जब हम किसी को देखें, तो हमको सबसे पहले ये याद आना चाहिए कि इंसान अलग अलग जरूर हैं, बट सब अलग अलग इमोशनल कंडीशनिंग से आए हैं। अब जो डिफरेंट इमोशनल वायरिंग होती है ना हम लोगों में, उसका बेसिस यही है कि हमारी इमोशनल कंडीशनिंग अलग होती है, इसलिए इमोशनल वायरिंग डिफरेंट होती है हमारी। अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है फैमिली में, हम क्या चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम फील करते हैं वो उसको हू बहू वैसे ही समझें। ये पहला। हमारे सिबलिंग्स जो हैं वो हमेशा हमें सपोर्ट करें। तीसरा, फैमिली जो है वो, जो हमारी स्पाउस है वो हमारे माइंड को रीड कर लें। पहला, पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स हैं, इन्हें तो मुझे पूरा का पूरा समझना चाहिए ना, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो इनको मुझे 100% ये समझना चाहिए इन्हें, ये हमें समझते ही नहीं। ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, इसको मुझे पूरा का पूरा इसे मुझे सपोर्ट देना चाहिए। ये मेरा स्पाउस है, मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है, इन्हें तो मेरा माइंड रीड कर लेना चाहिए ना कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। ये बिगेस्ट मिस्टेक है।
अंडरस्टैंडिंग की कमी जो है ना, अगर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। आपके सिबलिंग को, वो इतना इमोशनली मैच्योर नहीं है कि उसको, वो केयर करता है बट उस केयर को दर्शाना नहीं आता उसे। आप साइकिल, खड़ी साइकिल ऐसे 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 पेडल कर रहे हैं, सपोज करिए छोटे हैं, आपका भाई आएगा ना, वो उसको चिंता होगी आपकी कि आपके कहीं कुछ पैर में चोट ना लग जाए करके, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, एक टीप मार के आपको हटाएगा। अब आप बोलोगे देखो ये इसको, नहीं, वो केयर कर रहा है लेकिन वो उतनी मच्योरिटी वाली केयर नहीं शो कर रहा। हमें मैसेज डिफरेंट मिल जाता है। हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे पर चिल्ला देते हैं, अगर कभी हार्श वे में बोल दिया तो हमको लगता है ये समझते ही नहीं हमें। नहीं, उनके अंदर कुछ डर है। कभी कभी वो किसी बात को बढ़ाना भी नहीं चाहते कि अगर ये बात ज्यादा बढ़ी तो हमें ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, तो वहां पे वो स्नब कर देते हैं, हमें चुप करा देते हैं हमें। और हमको क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको पूरी तरह समझते ही नहीं। तो बाहर जो दिख रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग की, ये हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, ये मत समझिएगा कि उनके अंदर प्यार नहीं है। प्यार को एग्जैक्ट इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करना उन्हें नहीं आया। पेरेंट्स लव करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते इमोशंस, और सिबलिंग्स केयर करते हैं लेकिन वो इतने इमोशनली मैच्योर नहीं होते कि आपको वो सही तरीके से बताएं। तो अब इमोशनल एडजस्टमेंट्स कैसे करना है विदाउट लूजिंग योर सेल्फ, बिना खुद को खोए, बिना खुद की आइडेंटिटी को खोए, कैसे हमें इमोशनल एडजस्टमेंट्स करना है। तो एडजस्टमेंट्स दो तरीके के होते हैं, हेल्दी एडजस्टमेंट्स और अनहेल्दी एडजस्टमेंट्स। अब हेल्दी एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, आपको हर बात पे रिएक्शन नहीं देना है। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा कि इस समय अगर इसने हार्शली मुझसे बोला है तो इसके अंदर हो सकता है स्ट्रेस्ड हो, ये हो सकता है कुछ इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा हो। तो रिएक्शन हर बात पे नहीं देना है। लोगों की लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये इंसान क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता, इसकी इमोशनल लैंग्वेज क्या है, इसकी लव लैंग्वेज क्या है। इसको जब प्यार बहुत आता है तो ये चिल्ला के मुझको मना करता है कोई चीज, इसको ऐसे ही आता है। जिस दिन आप ये समझने लग जाएंगे ना, तो जितनी बार कोई चिल्लाएगा उतनी बार आप हंस के बोलोगे ओके ओके ठीक है नहीं कर रहे बस, है ना, वरना फिर बुरा मान जाते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करिए। ये सारे हेल्दी एडजस्टमेंट्स हैं कि अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है तो रुक जाइए, छोड़ दीजिए। क्यों अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करना, क्यों अपनी एनर्जी खराब करना, अपना मूड खराब करना, फिर वो बात और बढ़ेगी। तो ये सारे हेल्दी एडजस्टमेंट्स हैं। इमोशनल बाउंड्रीज बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, या मेरे पेरेंट आजकल पता नहीं क्या ही चल रहा है उनके ऑफिस में, या पापा इतना ज्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या फिर जब ओल्ड हो जाते हैं पेरेंट्स, वो किसी भी बात में एडजस्ट करने को नहीं मानते, वो बोलते हैं ना जिद्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा उनको जिद कर लेनी चाहिए। आप अपने इमोशंस को सिक्योर करके रखिए, आप अपना मूड मत खराब करिए, क्योंकि एक एज के बाद बूढ़े लोग भी बच्चों की तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता चलने लगता है कि अब वो उतने केपेबल नहीं है। किससे कहें, वो अंदर अंदर फील तो होता है उन्हें कि अब हम इतने केपेबल नहीं है, अब पहले जैसी एनर्जी भी नहीं है, अब कोई हमारे पास बैठता नहीं है। पहले तो हम सब चीजों पे कंट्रोल रखते थे, ध्यान रखते थे, अब हम वो सब भी नहीं कर पाते। तो मेंटली भी बहुत वीक अपने आप को समझने लगते हैं और शारीरिक रूप से भी वीक समझने लगते हैं। तो ये सारी चीजें समझकर अगर वो जिद कर रहे हैं तो अननेसेसरी आर्गुमेंट मत करिए, जाने दीजिए, एक बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिए। और एक्सपेक्टेशंस रखिए तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। ये मत सोचिए कि आपसे हर कोई हर वक्त अच्छे ही तरह से बात करेगा, कि अरे तुम मुझको प्यार नहीं करते हो। ये स्पाउसेस में तो बहुत ज्यादा होता है कि चिल्ला के कैसे बोला, इसका मतलब प्यार नहीं करते, लो वहीं पे सारा गड़बड़ हो गया। नहीं, चिल्लाने की भी एक वो दे दीजिए, थोड़ी छूट, नाराज होने की भी छूट दे दीजिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। शायद वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, या कुछ चीजें हैं जो मन की नहीं हुई है, या थकान है, या कुछ भी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए
और अनरियलिस्टिक मत बनिए कि कोई आपसे हमेशा ही प्यार से बात करता रहेगा, आपके पेरेंट्स हमेशा ही आपको पुचकारते प्यार से बात करते रहेंगे। नहीं। अनहेल्दी एडजस्टमेंट क्या होते हैं? हमेशा खुद की भावनाओं को सप्रेस करना, ये अनहेल्दी। डिसरेस्पेक्ट को टॉलरेट करना, अनहेल्दी। डिसरेस्पेक्ट को टॉलरेट करना बिल्कुल नहीं। आप वहां पे बोल दीजिए, बहुत तमीज से, बहुत तरीके से बोल दीजिए कि नहीं, इस तरह की बात नहीं करिए, ये मेरे लिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। गिल्ट में जीना, गिल्ट तो बहुत लो एनर्जी वाली चीज है। कभी गिल्ट में मत रहिए, क्योंकि जिस वक्त आपसे कोई भी चीज गलत हुई है, उस वक्त आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और आपकी एज डिफरेंट थी। आज अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि मैंने वो पिछले 2 साल पहले जो कुछ किया वो मुझसे गलत हुआ, या मैंने इस तरह चिल्ला के किसी को बोल दिया, या मैंने कुछ भी किया, तो उस वक्त और आज की इमोशनल मैच्योरिटी में आपके फर्क है। तभी तो आप ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं। तो गिल्ट में मत रखिए। पास्ट इज पास्ट। गिल्ट क्या है? गिल्ट पास्ट है। फ्यूचर का गिल्ट थोड़ा ना होता है किसी को, पास्ट का गिल्ट होता है ना। गिल्ट पास्ट है, और पास्ट जो है वो पास हो जाने के लिए है। सिर्फ उससे लर्न कर लीजिए, जो गलती की थी वो नहीं करेंगे। और टू एरर इज ह्यूमन। एरर करना ह्यूमंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ह्यूमन है, तो मिस्टेक्स करेंगे, एरर करेंगे। अपनी आइडेंटिटी को मत खोइए। कोई आपको कुछ भी बता के चला जाएगा, तुम जो है बिल्कुल, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, कभी नहीं हुआ तो आज कैसे होएगा। और पता चला आपने अपनी आइडेंटिटी बना के बैठ गया आपकी, नहीं, आई एम नॉट स्मार्ट। तो अपनी आइडेंटिटी खराब मत करिए। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम हर सेशन में ही ऑलमोस्ट बोल देते हैं। आइडेंटिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपकी लाइफ की ब्लूप्रिंट को बनाती है। आपने जैसी आइडेंटिटी बनाई है ना, वैसे ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही इवेंट्स के पैटर्न्स बनेंगे, उसी तरह से खुशियां मिलनी है या क्या मिलना है, वो सारा कुछ आपकी आइडेंटिटी जो आपने बनाई है ना, उससे ही मिलेगा। तो आइडेंटिटी पे चोट मत आने दीजिए, आइडेंटिटी को क्रश मत होने दीजिए। चाहे कोई आपसे कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, बोलो हाँ ठीक है, हूं। पीस के लिए खुद को सैक्रिफाइस मत करते रहिए। उतना ही दीजिए जितना जरूरी है, अपने लिए बचा के रखिए अपना पीस। ओवर गिविंग करते हैं जब हम, तो हम पीसफुल नहीं रहते। क्योंकि एक तो ओवर गिविंग जब हम कर देते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बन जाती हैं, और फिर क्या होता है, लोगों को आदत बन जाती है। जब आप आराम से देने लग जाते हैं तो लोगों को आदत भी तो बन जाती है। आपने कभी देने से मना ही नहीं किया, अरे ये काम कर देना, उधर से कोई आया ये कर देना, वो कर देना, और आप करते रहे। कभी आपने बताया ही नहीं कि आप थके हुए फील कर रहे हो, या आपको मन नहीं है, या अभी आप ये देख रहे हो, कुछ टीवी देख रहे हो या कुछ। आपने जब तक अपने आप की इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, तब तक एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपकी माइंड रीडिंग करेगा। बोलना जरूरी होता है, बोलिए, कोई खराबी नहीं है बोलने में। देखिए, जब तक बोलेंगे नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं बोलने में आपको लड़ाई लड़नी है, आर्ग्यूमेंट करना है, बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं कह रहे। देर इज अ वे टू कम्युनिकेट, देर इज ऑलवेज अ वे टू कम्युनिकेट। ये भी जो हम आपसे बता रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। कोशिश करिए, किसी से नाराज भी है ना, तो एकदम स्टेबल होके, डीप ब्रीदिंग वगैरह करके स्टेबल होके अपनी बात रखिए। पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप भी चिल्लाएंगे और आपका मूड खराब होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके अंदर ही क्षति होगी, और होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इसे चिल्लाना नहीं है। बाउंड्रीज ड्रॉ कर लीजिए, ये कर लीजिए। अब बाउंड्रीज ड्रॉ करने का भी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं, मतलब हमें तो कभी अब बात करनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो आप बात भी करेंगे, बट किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वो बाउंड्री ड्रॉ करनी है।
एडजस्टमेंट तब तक हेल्दी है जब तक वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं तोड़ता। जिस दिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट रही है, फिर वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि शायद मैंने अपनी बाउंड्रीज पे ठीक से वर्क नहीं किया। अब हाउ टू मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी इन फैमिली डायनामिक्स। पहला पॉइंट, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। हम हर चीज पर्सनली लेते हैं, और खासकर जो अपनी फैमिली होती है, क्योंकि अपनी फैमिली से ना हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ये तो मेरी फैमिली है, इसको तो हमेशा मुझसे अच्छा ही बोलना चाहिए ना। जैसा भी हमने बताया, पेरेंट्स को तो मुझे 100% समझना चाहिए, हम उनके बच्चे हैं, वो क्यों नहीं समझेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे, अरे हम पेरेंट हैं, मेरे बच्चों को तो मेरी हर बात माननी चाहिए। हम उनकी फीलिंग्स को स्पेस ही नहीं देते। ये कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग है। नॉट एवरी हार्श टोन इज हेट। जब आपसे कोई हार्श टोन में बात करता है तो वो आपको हेट नहीं करता। उसके अंदर उसका अपना कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, कोई इमोशनल बैगेज वो कैरी कर रहा होता है, कुछ तो चल रहा होता है उसके अंदर, या उसके अंदर अभी इमोशनल मैच्योरिटी उतनी नहीं हुई है, तभी उसने हार्शली बोल दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे हेट कर रहा है। सो डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। ठीक है। लर्न इमोशनल डिटैचमेंट। अपने आप को इमोशनली डिटैच रखिए। केयर कर रहे हैं, लेकिन खुद को डिस्ट्रॉय मत कर दीजिए इतना केयर कर करके, क्योंकि फिर क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे। आपके अंदर आएगा कि मैं तो इतना करती हूं इसका। चाहे वो आपके घर में कोई है, आपके मदर इन लॉ हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो। अगर आप डिटैच नहीं रख के कर रहे अपने आप को, आपको अपने आप को खत्म नहीं कर देना है, खोखला नहीं कर देना है। जितना आपके लिए हेल्दी है उतना ही करिए। आपकी हेल्थ गवारा कर रही है उतना ही करिए। क्योंकि अगर आपने अपने आप को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दिया, तो फिर बाद में आपको ये लगने लगेगा कि मैंने तो इनके लिए इतना किया, मुझे मिला क्या। जितना हो उतना करिए। सेट बाउंड्रीज कामली। बाउंड्रीज डिसरेस्पेक्ट नहीं होती। ये जो हम लोगों को बताया जाता है ना, बाउंड्री सेट करो, तो बाउंड्री सेट करना किसी के लिए कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई समझता है तो उसे समझने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान थोड़ा सा इसका मूड वैसा है, ये हमेशा चिड़चिड़ करेगा, ये हमेशा ये बात करने पर लड़ाई करेगा, मुझे थोड़ा सा कम बात करनी है, तो उसमें आप डिसरेस्पेक्ट नहीं शो कर रहे, आप अपने इमोशंस की कद्र कर रहे हैं, जिसका आपको पूरा राइट है। वरना आप बोलते रहेंगे, उधर से वो बोलते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो एक बाउंड्री सेट कर लीजिए जिससे आपकी एनर्जी भी इंटैक्ट रहे, और सामने वाले को भी। सामने वाला सोच रहा है तो सोचने दीजिए। वही बताया ना, हमने हर किसी के सोचने का हमें ठेका नहीं लेना है। हमें तो सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना है। स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स एवरीवन। कुछ लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, खासकर जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, वो चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। आपका जॉब नहीं है सबको सही कर देना। और पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही भूल जाइएगा, या पेरेंट्स की एज के जो भी लोग हैं उनको बिल्कुल भूल जाइए। उस एज में वो क्या ही चेंज होंगे। लेकिन आपका अगर स्पाउस है, आपके अगर बच्चे हैं, कोई भी है, और आपको लगता है कि ये इसको मैं चेंज कर दूं, नहीं करिए। क्योंकि कुछ लोग चेंज नहीं होते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो खुद, सबसे बड़ी चीज होती है खुद को इमोशनली स्टेबल रखना। एक ही लाइन बस आप याद रखिए कि आज से खुद को इमोशनली स्टेबल रखना है। उसके लिए मुझे जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। एक बाउंड्री मुझे ड्रॉ करके रखनी है। जितना हो सकेगा उतना करेंगे, जितना मेरी हेल्थ गवारा करेगी, चाहे मेंटल फिजिकल, उतना ही करेंगे। जब मुझे रेस्ट चाहिए, जब मुझे अपना फ्री टाइम चाहिए, हम बता देंगे आराम से। ठीक है। क्रिएट इनर सेफ्टी। जो हमारा इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि जो हमें इनर पीस आएगी वो तभी आएगी जब हम अपने अंदर को सेफ रखना सीखेंगे।
तो अंदर को जो सेफ रखने वाले सिस्टम्स होते हैं उनको हम इंटरनल सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारे इनसाइड को सपोर्ट करते हैं। उसमें हो गई जर्नलिंग, लिखिए। कभी कभी इंसान ऐसी फैमिली में होता है कि वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो प्लीज अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिए, बॉटल अप मत करिए, क्योंकि जब वो फटते हैं ना, फिर आप किसी ना किसी भयंकर बीमारी में जाते हैं। फिर या तो आपको एंजाइटी की या पैनिक की ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो बॉटल अप मत करिए। कोई नहीं है, फ्रेंड नहीं है, जर्नलिंग करिए, मेडिटेट करिए, 5 मिनट ही सही बैठ के मेडिटेट करिए, प्रेयर करिए। उससे तो किसी ने नहीं रोका ना। घर में सबके सामने नहीं कर पा रहे, बाथरूम के अंदर बैठ के प्रेयर करिए। क्या भगवान ये बोल देंगे कि बाथरूम के अंदर मुझे याद मत करना? इस बात का डर है? कहीं पे भी याद कर सकते हैं। उससे राबता बनाइए जिसको आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, जो आपको जज नहीं करेगा। उसके साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। फ्रेंड्स बनाइए जो आपको, अगर आपसे आपके हैं चांसेस हैं फ्रेंड्स बनने के, तो सपोर्टिव फ्रेंड्स बनाइए जिनसे आप कभी कभार अपने दिल की बात खोल के कह सकते हैं। और सेल्फ अवेयरनेस में रहिए, हर वक्त इस अवेयरनेस में रहिए कि हर इंसान जो मेरे सामने है उसकी इमोशनल कंडीशनिंग मुझसे डिफरेंट है। तो मैं ये हरगिज ना एक्सपेक्ट करूं कि जिस बात का जो जवाब मुझे चाहिए वही वो जवाब देगा। ये जैसे ही कोई सामने आए, आपकी और आप सबकी और मेरी इमोशनल कंडीशनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो हो सकता है आप कभी कुछ ऐसा बोलें, तो हम हो सकता है आपसे कुछ मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत वैसे टोन में बोल दिया, तो आप बोलोगे अरे ये तो इस तरह से बोल रही। वो हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि मेरी इमोशनल कंडीशनिंग आप जैसी नहीं है, आपसे अलग है। इस बात की अगर आप गुंजाइश देंगे तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी सबके साथ, और खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी है, अपने को डिस्टर्ब नहीं होने देना। अपने हम खुद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस जहान में, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, बाहर सबको इंपॉर्टेंट बना देते हैं। फिर क्या होता है, बाहर वाले बटन्स प्रेस करते रहते हैं हमारे। फिर बच्चा कभी कुछ कह देगा, हमें बुरा लग जाएगा, लो भाई हम तो पेरेंट है उसके, उसने कैसे हमसे ऐसे पलट के जवाब दे दिया। जब आप खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, तब आप बच्चे के बोलने पे भी हर्ट को नहीं लेंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ भी हो, इसकी इमोशनल कंडीशनिंग डिफरेंट है। मैंने तो ये सिखाया, ये बच्चा ऐसे कैसे निकल गया? निकलेगा, आगे जाके तो और निकलेगा। तैयार रहिए। हर हाल में अपने को सेव करना है, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट सेव करना है। एक दो नाव है, एक नाव पानी में आराम से चल रही है, पानी बाहर है। एक में क्रैक आ गया, पानी अंदर जाना शुरू हो गया, वो तो डाउन हो जाएगी। यही चीज है, आप फैमिली डायनामिक्स में रहिए, अलग अलग इमोशनल कंडीशनिंग के लोगों के साथ में रहिए, अनअफेक्टेड रहिए, डिटैच रखिए अपने आप को, तो आपकी नाव बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करनी शुरू की, लेनी शुरू की, तो आप इमोशनली ड्राउन हो जाएंगे, दिक्कत आपको ही आएगी। अब हीलिंग कैसे की जाए? हम ये सोचते हैं हीलिंग, अरे काश, आई विश आई हैड अ डिफरेंट फैमिली, आई विश मेरा भाई उसके, जो मेरी फ्रेंड है ना, उसके भाई के जैसा होता, कितना वो कोऑपरेटिव है। आई विश मेरी माँ उस, वो जो मेरी है ना, वो फलाना आंटी उसकी तरह होती। ये नहीं हो सकता। फैमिली हम चूज नहीं कर सकते और फैमिली को हम चेंज भी नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं कि उसी फैमिली डायनामिक में अपने आप को इमोशनली सरवाइव कर सकें, करके रख पाए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। हर पेरेंट इमोशनली अवेयर नहीं होता, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। उसने खुद ही नहीं सीखा,
तो आपको क्या ही देगा वो, इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल स्पेस नहीं दे पाएगा। हर सिबलिंग मैच्योर नहीं होगा, इसलिए हर सिबलिंग से भी एक्सपेक्ट मत करिए कुछ भी, एक्सेप्ट करिए इस बात को। हर फैमिली इमोशनली हेल्दी नहीं होगी। हो सकता है कंट्रोलिंग हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट वाली हो सकता है हेल्दी भी हो, लेकिन हर तरह की फैमिली हो जाएगी। आप खुद जानते होंगे कि कैसी फैमिली आपकी है। तो एक्सेप्टेंस, हीलिंग का सबसे बड़ा पार्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करिए, हर सिबलिंग इमोशनली मैच्योर नहीं होगा, हर पेरेंट इमोशनली अवेयर नहीं होगा, हर फैमिली इमोशनली सेफ हेवन नहीं होगी। फिर भी हम इमोशनली अवेयर इंसान तो बन सकते हैं ना। पैटर्न को ब्रेक करना है, रिलेशनशिप को नहीं ब्रेक करना। अब हम चाहेंगे आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस हम आपको बोलेंगे उसको अपने दिमाग में जरा चलाइएगा। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज एंड आस्क योर सेल्फ, मेरी फैमिली डायनामिक कैसी है, किस तरह की है? इमोशनली सेफ है, कंट्रोलिंग है, कंपैरिजन बेस्ड है, केओटिक है, या इमोशनली डिस्टेंट है, या ओवर प्रोटेक्टिव है? कैसी है मेरी फैमिली डायनामिक? मैं कहाँ इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती हूं या हो जाता हूं? क्या चीज है जो मुझसे संभलती नहीं है? इमोशनली एग्जॉस्ट उस जगह पे हम हो जाते हैं। वो पैटर्न को आपको सोचना पड़ेगा। क्या मैं अप्रूवल के लिए खुद को खो रही हूं या खो रहा हूं? हो सकता हमेशा ना होता हो सकता कभी कभार होता हो। तो मुझे अप्रूवल चाहिए होता है, चाहे फ्रेंड से, चाहे कोलीग से। क्या मैं दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद टूट रही हूं या टूट रहा हूं? क्या हम कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा बदल जाए, मेरे माँ बाप बदल जाएं, मेरा भाई या बहन बदले, उसका रवैया बदले? मुझे किस बाउंड्री की जरूरत है? बाउंड्री तो सेट करनी जरूरी है, पर कैसी बाउंड्री मुझे सेट करनी है, किस तरीके की? क्या कोई बार बार आकर चिल्ला के जाता है तो मुझको एक बाउंड्री बनानी है कि नहीं, तुम इस तरह से मेरे ऊपर इस तरीके से बात नहीं कर सकती, ये मुझे हर्ट करता है, और मैं वहां से हट जाता हूं या हट जाती हूँ? किस तरीके की बाउंड्री मुझे ड्रॉ करनी है? एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में बोलिए, मैं अपनी फैमिली को समझने की कोशिश करूंगी या करूंगा। मैं पीस चूज करूंगी, सप्रेशन नहीं। मैं इमोशनल स्टेबिलिटी सीख रही हूं। कुछ एफर्मेशंस आप बोलिए। आई कैन लव माई फैमिली विदाउट लूजिंग माई सेल्फ। मैं अपनी फैमिली को प्यार कर सकती हूं बिना खुद को खोए हुए। अपनी आइडेंटिटी को मैं नहीं खोऊंगी, फिर भी मैं प्यार कर सकती हूं अपनी फैमिली को। आई रिलीज अनहेल्दी इमोशनल बर्डन्स। बहुत बर्डन्स लेके चल रहे हैं हम सब, अनहेल्दी। किसी को स्पाउस से शिकायत है, किसी को पेरेंट से है, किसी को सिबलिंग से है। I release all those unhealthy emotional burdens today. My peace matters too.
मैं दूसरों की वजह से अपनी पीस क्यों खोऊं? मेरी पीस बहुत मैटर करती है, आज से सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं नहीं भिड़ूंगी, मैं किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ूंगी, मैं किसी को चेंज भी नहीं करने जाऊंगा, मैं किसी को समझाऊंगा भी नहीं, मैं चीजें फिक्स करने नहीं चलूंगा। मैं सिर्फ बता दूंगा अगर जरूरी है। आई चूज इमोशनल बैलेंस ओवर इमोशनल केओस। जो ये इमोशंस का केओस चलता है ना, और जो हम ओवर थिंकिंग मोड में आ जाते हैं, जो एंजाइटी हो जाती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उससे होगा क्या? सिर्फ इमोशंस का केओस हो जाएगा आपके अंदर। तो मैं इमोशनल बैलेंस को चूज करती हूँ या करता हूं ओवर इमोशनल केओस। जो फैमिली होती है ना, इट कैन बिकम अ रीजन फॉर इमोशनल वुंड्स। आप सब आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। हमारी जो फैमिली होती है ना, वो एक रीजन बन सकती है हमारे इमोशनल वुंड्स की भी और हीलिंग की भी। चूज क्या करना है ये हमारे और आपके हाथ में है। क्योंकि आपने देख लिया कि फैमिली को चेंज नहीं कर पाएंगे, और परफेक्ट फैमिली नाम की चीज एक इल्यूजन है। पर फैमिली डायनामिक्स में, जैसी भी फैमिली है, उसमें हम कैसे अपने को इमोशनली सरवाइव करके मैनूवर करके हुए अपनी लाइफ जिएंगे, चाहे वो आपके ससुराल की बात हो, चाहे वो आपके मायके की बात हो, चाहे कोई भी फैमिली हो, ये हमारे हाथ में है। इमोशनली मच्योर बनने का मतलब परफेक्ट फैमिली पाना नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट लोगों के बीच खुद को बैलेंस्ड रखना सीखना है। इसको बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। फैमिली को नहीं परफेक्ट बनाना है, बट जो इमोशनली इमैच्योर लोग हैं उनके बीच में किस तरह से अपनी इनर पीस को बना के रखना है, दिस इज कॉल्ड इमोशनल मैच्योरिटी। हर जनरेशन पेन कैरी करता है। कम से कम आप वो जनरेशन बनिए जो हीलिंग की तरफ जाए, जो हील करे। आप अपनी फैमिली की स्टोरी का विक्टिम मत बनिए, एक हीलर बनिए। और इमोशनल स्टेबिलिटी तब आती है जब हम दूसरों के नेचर को समझते हुए अपनी इनर पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर देते हैं। तब इमोशनल मैच्योरिटी आती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का इतने पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।